जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट उसमें लेक्चर में कि इन केस ऑफ नॉ हाँ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के ऊपर बात कर रहे थे कि ये जो पिछली प्रोसीडिंग्स हमने देखी हैं ये सारी क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ में आती हैं। और इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, या मेन डायरेक्टर या मैनेजर जो है। अब इस हादसे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी वर्कर के साथ कोई इंजरी उसको हो गई है, या डिसेबिलिटी हो गई है, उसकी बाजू या टांग टूट गई है, या कुछ भी उसके साथ जो है वो मिसहैप हुआ है, तो उस सूरत में वो कंपनसेशन भी क्लेम करेगा। वर्कर जो है हर्जाने की डिमांड करेगा कि मुझे हर्जाना दिया जाए कि इस वर्क प्लेस के ऊपर काम करने के दौरान जो है मेरे साथ ये हादसा पेश आया है, तो उसमें मुझे हर्जाना दिया जाए। तो वो जो हर्जाने का क्लेम होता है वो कहाँ होता है? वो सिविल लॉ में होगा, सिविल कोर्ट के अंदर वो जाएगा, जो कि उसकी बात को सुनेंगे और फिर उस हवाले से जो है वो उसके केस में वो बताएंगे कि इसको कितने पैसे दिए जाएं या क्या हर्जाना जो है। वो सारी प्रोसीजर, इस चीज को जो डील करेगा, इस प्रोसीजर को, वो सिविल लॉ करता होता है। द ब्रीच ऑफ द लॉ कंसर्न विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल compensating people for harm that is done to them through no fault of their own। यानी जो कंपनसेशन का क्लेम है वो सिविल लॉ में होगा। और ये कब होगा? जब उनके साथ हादसा पेश आए और जिसमें उनकी कोई गलती ना हो, किसी और की गलती की वजह से या वर्क एम्प्लॉयर की गलती की वजह से अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आ रहा है, तो इसके लिए जो हर्जाने का क्लेम किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? वो सिविल कोर्ट के अंदर किया जाएगा, सिविल लॉ के अंडर उसकी प्रोसीडिंग होगी। देखो, क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें एम्प्लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती होती है। ठीक है, ये देखो, ये क्रिमिनल लॉ होता है आपके पास। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि एक साइड के ऊपर इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, और वो कार्रवाई किसके खिलाफ कर रही होती है? वो एम्प्लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही होती है। अब उस लॉ के उन्होंने डिफरेंट, यानी ये देखो प्रोसीजर ये बनाया हुआ है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से हैसवा का जो है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974। ठीक है, ये अब सेट ऑफ लेजिस्लेशन है, सेट्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर किसी जगह पे उसकी गलती होती है और वर्कर को नुकसान पहुंचता है, तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो क्रिमिनल लॉ के अंदर होगी, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर होगी। चला, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर अब आ रही है। हाँ, यानी अगर मालिक की गलती की वजह से, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से वर्कर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एम्प्लॉयर के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो सिविल कोर्ट में की जाएगी। उसमें एक साइड पे कौन होगी? इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, जो ये केस दायर कर रही होगी, उनको बता रही होगी कि भाई इस बंदे के साथ जो हादसा पेश आया वो एम्प्लॉयर की गलती की वजह से पेश आया। ठीक है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी, या उस एम्प्लॉयर की जो कह लो कि उसकी साइट को परमानेंटली या टेम्परेरली बैन करना है, या फिर जो है उसको जुर्माना करना है, तो ये जो कार्रवाई होगी ये किस में होगी? ये क्रिमिनल कोर्ट के अंदर होगी। अब बात समझ आ रही है? और अगर वर्कर के साथ हादसा पेश है, ये देखो, ये अब ये बंदा जो है वो डिसेबल हो गया है, ये अपाहिज हो गया है, ठीक है, परमानेंटली अब ये चल नहीं सकता। तो अब ये जो अपना केस लेके जाएगा ये सिविल कोर्ट के अंदर लेके जाएगा, और सिविल लॉ के अंदर इसकी प्रोसीडिंग होगी। अब ये जज को कहेगा कि मैं इस बंदे के पास काम कर रहा था, इसके पास काम करने की वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया, मुझे हर्जाना दिया जाए। ये जो प्रोसीडिंग होगी ये किसके अंदर होगी? ये आपकी सिविल कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग होगी। और इसकी मोस्टली जो आउटकम्स होती हैं उसमें एम्प्लॉयर जो होता है उसको वर्कर को हर्जाना देना पड़ता है। बात समझ आई? अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हमने ये सिविल लॉ की डेफिनेशन पढ़ ली। अब एक टॉपिक आपका है अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब तक जो हमने पढ़ा है, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था, वो कौन सा फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे थे? आईएलओ का। आईएलओ के अलावा भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें वर्क प्लेस के हवाले से, वर्क प्लेस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के हवाले से हमें गाइड करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? उसमें एक इदारा है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इदारा भी सेम आईएलओ की ही तरह है, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से हमें गाइड करता है। ठीक है, तो अब ये इदारा जो है इसने डिफरेंट किस्म के कोर्सेज या स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले वो उसने क्या किया हुआ है कि आईएसओ 9001, ये क्वालिटी को इंश्योर करवाता है, यानी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाता है किसी भी आप कह लो प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जो इदारा आईएसओ 9001 सर्टिफाइड होता है, इसका मतलब यह है कि वो जो आईएसओ ने जो क्वालिटी के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, ये प्रोडक्ट सेम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह से एक आईएसओ का 14001 स्टैंडर्ड है।
ठीक है, वो इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहा होता है। यानी कोई भी इदारा अगर 14001 को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इन्वायरमेंट को जो मैनेज कर रहा है वो आईएसओ के 14001 के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास है 45001। ये किस लिए है? ये हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करता है ये। ठीक है, अगर आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर आईएसओ 45001 इंप्लीमेंट किए हुए हो, आप वो उसको फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएसओ 45001 के अकॉर्डिंग है। बात समझ आती है नहीं आती? क्लियर हो गया कंसेप्ट? इसका फायदा क्या होता है? इसका बेसिकली फायदा ये होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टैंडर्ड को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती है, तो उससे उसका एक फेस वैल्यू हाई होती है, उनका एक नाम बनता है कि हम आईएसओ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट की रेट जो है, कीमत जो है, वो एज कंपेयर टू बाकी प्रोडक्ट्स के ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए बनाई गई है। ठीक है, अब आप नॉर्मल कोई शूज खरीदने जाओ वो 1000-1500 को मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी कंपनी का जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उनका आप परचेज करने जाओ वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको उन्होंने उसके साथ कंप्लाई करना है। ठीक है, और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरह आईएसओ हैं, वो ईयरली या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ऑडिट भी करती हैं कि इन्होंने जो हमसे मेंबरशिप ली हुई है या हमने हमारे पास से जो एफिलिएट हुए हैं, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। इससे एक आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, दूसरा आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाती है। जब आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हो, रजिस्टर्ड होते हो, उनके मेंबर होते हो, तो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। बात समझ आ गई है नहीं? क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वाले से? ठीक है, फिर उसके अलावा इसने एक 12100 जो है वो मशीन की सेफ्टी के ऊपर बताया हुआ है। यानी इस तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मीट करना होता है आपने। ठीक है, अगर आप इनके साथ एफिलिएट होते हो, इनके साथ रजिस्टर्ड होते हो, या इनकी मेंबरशिप आप लेते हो। फिर एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब ये जो आपको बताया गया है, ऊपर वाली चीजें सारी आपको बताई हैं, ये कुछ वेबसाइट है, ऑफिशियल हेल्थ एंड सेफ्टी की वेबसाइट्स हैं। कौन कौन सी? जिस तरह आप हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव, ये यूके की वेबसाइट है, ओशा की वेबसाइट है, ईयू की जो है वो वेबसाइट आपके पास है, यूरोपा के नाम से। ठीक है, और या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नाम से ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके मजीद अगर आपको किसी भी हवाले से कोई डिटेल गाइडलाइंस चाहिए तो आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो। बात समझ आई? ये इंफॉर्मेशन देने का, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने का ये मकसद ये था। ठीक है, उसके अलावा ये अब कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि व्हाट आर दी 3 लीगल ड्यूटीज दैट एन एम्प्लॉयर हैज टू कंप्लाई। अब बता सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर?